हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब। एबी टेक्निकल हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, उनके लिए हम आपकी फिटर की थ्योरी को अच्छे से क्लियर करा देंगे। रामबाण सीरीज बिल्कुल ला रहे हैं, वन लाइनर सीरीज लाएंगे, उससे रिलेटेड चीजें भी बताया करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी टेक्निकल हब पे मिलती रहेगी। वहां पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो हम चैप्टर फर्स्ट में सेफ्टी की पहले पार्ट की बात कर चुके हैं कल। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। रेगुलर वीडियो आएंगी, आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाएंगे। बस वीडियो का खत्म होते ही, यानी कि चैप्टर के खत्म होते ही हम एक सीरीज लाएंगे। इससे मान लीजिए सेफ्टी चल रहा है, सेफ्टी जैसे ही खत्म होगा हम उसके लिए सीरीज लाएंगे, उसमें फ्री टेस्ट करवाएंगे। ओके, तो हम चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो देख लीजिए पार्ट 2। ये आपको पीडीएफ वही मिलेगा जहां मैंने बताया टेलीग्राम पे, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेसिक लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया है, यानी जो आपकी बेसिक लाइफ स्पॉट होती है उसमें सम्मिलित प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो पहले वायु की मार्ग को साफ करते हैं, फिर सांस को चलाते हैं, फिर हम दिल की धड़कन को चेक करते हैं, यानी कि अगर नहीं है तो पुनः चालू कर देते हैं। ओके, तो अच्छा, हम आपको फिर से समझाते हैं कि बेसिक लाइफ स्पॉट होता क्या है। ये 3 मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको ऑप्शन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लिख दिया, पढ़ने में पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आपको हम समझाते क्या है। बेसिक लाइफ स्पॉट होती क्या है। मान लीजिए आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो, मान लीजिए आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो, तो उस समय आप चिकित्सक हो गए और जो व्यक्ति को जिसको आप फर्स्ट एड दे रहे हो वो एक प्रकार का रोगी हो गया। तो जो रोगी हो गया उसे हम एक प्रकार का बेसिक लाइफ स्पॉट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेसिक लाइफ स्पॉट कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, बेसिक लाइफ स्पॉट कह सकते हैं। अब इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपको दूसरा दिखाई दे रहा होगा कि एबीसी में बी का तात्पर्य क्या है, यानी कि आपको एबीसी में बी का तात्पर्य क्या है। ऐसे आ सकता है कि एबीसी में सी का तात्पर्य क्या। भाई ये एबीसी वर्ड क्या है? एबीसी वर्ड तो मैंने जब आप छोटे रहे होंगे ना तो एबीसी पढ़े होंगे। तो ये एबीसी आपके बेसिक लाइफ स्पॉट की क्रिया को दर्शाता है, यानी कि जो वायु मार्ग है, सांस पुनः चालू कर देना और दिल की धड़कन को पुनः चालू कर देना। ये तीनों इसी प्रक्रिया में है। पहले आपका ये आता है, दूसरा बी आता है, तीसरा सी आता है। पहले ये क्या आता है? ए फॉर एयरवे और बी फॉर ब्रीथिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। ओके, समझ में आ गया? ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। एयरवे में क्या करते हैं कि मान लीजिए उसने कोई पदार्थ खा रखा था मुंह में, और आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, बट जो उसने पदार्थ खा रखा है उससे आपके सांस के मार्ग में अवरोधन उत्पन्न होगा। तो इससे पहले आप उसके मुंह को अच्छे से साफ करोगे। इसमें पहले लिखा है वायु मार्ग को साफ करना, तो पहले हम वायु मार्ग को साफ कर देंगे ए फॉर एयरवे से। बी से ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रीथिंग क्या करेंगे? ब्रीथिंग आपको रेस्पिरेशन पता ही है, आपको 4 प्रकार का होता है, वो तो आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बताएंगे, आगे नीचे क्वेश्चन में। ओके, सी क्या होता है? सर्कुलेशन। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। पहले चेक करेंगे कि उसकी धड़कन चल रही कि नहीं। अगर नहीं चल रही तो हम सीपीआर की व्यवस्था करेंगे। हमारा सीपीआर क्या होता है? देखिए, आपको थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीपीआर का उद्देश्य क्या है। आपकी सीपीआर का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सीधा लिखा है कि ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन, यानी ऑक्सीजन रक्त परिसंचरण का काम करता है सीपीआर, यानी कि पुनः धड़कन को चालू कर देता है, एक अगर मोटे अक्षरों में कहें। अच्छा, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट करते चलिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आप लिख लीजिए, थोड़ा टफ वर्ड है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, तो आप इस वर्ड को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, थोड़ा टफ वर्ड है। ये सीपीआर का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो डाउट लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी भी मशीन का परिणाम क्या होता है। तो अगर आपकी संपूर्ण जानकारी, अगर आपके पास कोई जानकारी की कमी है किसी भी मशीन में, तो उसके अभाव में एक परिणाम हो सकता है, एक दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए कोई भी मशीन चलाने जाना तो पूरी जानकारी लेके ही टच करना, वरना फिर नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी पार्ट खराब हो सकता है। काफी महंगी मशीनें रहती हैं, तो ये सेफ्टी बचा के रखना। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि हैमर का प्रयोग करते समय नजर कहाँ रखनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमर का प्रयोग करते समय फिलहाल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही है। आंख मूंदोगे, अगर एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज जाओगे। नॉर्मल क्वेश्चन में ही ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हैमर का प्रयोग करते समय नजर कहाँ रखनी चाहिए? तो जो हमारा नजर होता है वो जॉब पर रखनी चाहिए चोट मारते समय। ओके, अच्छा, एक चीज आपने और सुना होगा कि हैमर और चीजल का प्रयोग, चीजल से कटिंग करते समय जब हैमर से चोट मारते हैं तो हम अपने नजर को कहाँ रखेंगे। तो सदैव ध्यान रखिएगा, हैमर से जब हम चोट मारेंगे चीजल पर, तो चीजल के पॉइंट एंगल पर नजर रखेंगे, और अगर उसके हेड पर हम अपनी आंख को रखेंगे तो क्या होगा कि कटाई कहीं अलग ही कर देगा, तो इससे नुकसान हो जाएगा। ओके, तो इतना बात ध्यान रखना। अब हैमर की बात आती है, तो हैमर जो हमारा होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है,
या फिर ये भी होता है, ये भी पूछा जाता है कि ड्रॉ फोर्ज आयरन का भी हमारा जो हैमर होता है बना होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, ज्यादातर चोट मारने के लिए ही करते हैं, वैसे रिवेटिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हैमर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में, स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपका सांस संबंधी सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांस संबंधी सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं फिल्टर रेस्पिरेटर। अच्छा, फिल्टर रेस्पिरेटर की बात की गई है। अच्छा, सांस संबंधी सुरक्षा के लिए फिल्टर रेस्पिरेटर करता क्या है, यह करता है कि सिर्फ हवा को अंदर जाने देता है और चीजों को बाहर फिल्टर कर देता है, ठीक है, यानी डिस्पोजल कर देता है। अच्छा, हम फिगर आपको दिखा देते हैं, कई प्रकार से होते हैं तो इनका हम फिगर आपको दिखाते हैं। एक ये है आपका और एक आपका ये है, ये दोनों भी। अभी आप एक लाइव एग्जाम्पल ले लो, आप अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के लिए मास्क लगाते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार का फिल्टर रेस्पिरेटर है। ओके, तो ये ध्यान रखना, कोरोना से अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता है। देखो ये कोरोना वाला लगा रखा है, इसने भी लगा रखा है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये था हमारा, अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पर ध्यान दो, ये किस प्रकार की सेफ्टी में है, तो ये हमारी पर्सनल सेफ्टी में आता है। ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हमने उठा लिया। क्वेश्चन काफी बार 2-3 बार रिपीट हुआ है इसलिए हमने इसको उठा लिया। ये हमारी पर्सनल सेफ्टी में आता है, ये हमारे ऊपर है, हमें अपने काम पे ध्यान देना। अगर अपने काम पे नहीं ध्यान रखोगे तो काम हमारा खराब हो जाएगा, ये भी एक प्रकार की सेफ्टी है। ओके, तो अब ये हमारा सिल्वेस्टर और सेपर विधि भी इंपॉर्टेंट है, ये हम दोनों बताए नहीं थे तो ये बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने मुंह से मुंह वाला बता दिया था, तो लगभग हमारा सांस कंप्लीट होने वाला। तो इसमें सिल्वेस्टर विधि में मरीज को लिटाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन में, तो जो इसका राइट आंसर वो पीठ के बल लिटाया जाता है। ओके, अगला बात कर लेते हैं, सेपर विधि में मरीज को लिटाया जाता है, पेट के बल लिटाया जाता है। अच्छा, हमने इसको जल्दी इसलिए बात कर लिया, अब हम आपको फिगर से बिल्कुल क्लियर करके प्रोसेस पूरा बता देंगे, 2 मिनट में समझा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, तो अब हम सिल्वेस्टर की बात कर लेते हैं। आज वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा आंधी तूफान आ गया था, तो इसलिए थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग करने में टाइम लग गया। तो अब हम आपको फिगर दिखा के समझाते हैं कि एक फिगर ये रहा आपका और एक फिगर ये रहा। पेंसिल ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ये ओके, एक फिगर ये आपका, एक फिगर ये। ओके, तो सर्वप्रथम इसका यूज समझो, सर्वप्रथम इसका क्या समझो, यूज समझो। अच्छा, यूज कब करेंगे इसका, यूज जब करेंगे जब हमारा रोगी है उसके सीने में छाले पड़े हों, यानी कि जो उसका सीना है उसमें छाले निकले हों, तो हम इस विधि का यूज करेंगे। ओके, तो हम सेपर विधि का नहीं यूज करके इसका यूज करेंगे। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम पॉइंट लिखते चलो। सर्वप्रथम पॉइंट है पीठ के बल लिटाएंगे। ओके, लिटा दिया, ठीक है। उसके बाद पीठ के नीचे तकिया लगा देंगे। क्या करेंगे, पीठ के नीचे देखो आपको एक तकिया लगा दिख रहा है, देखिए, तो यहाँ पे एक तकिया लगा देंगे। ओके, लगा दिया तकिया। फिर उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, जब हम तकिया लगा देंगे तो इससे जो उसका सीना होगा कुछ ऊपर उठ जाएगा और जो इसका सर होगा वो कुछ नीचे दब जाएगा, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब इतना प्रोसेस हम कर चुके हैं, इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सांस देंगे लेकिन 2 विधि से। पहले हम क्या करेंगे, पहली विधि जानेंगे फिर दूसरी विधि जानेंगे। इसमें 2 विधि होती। पहले पीड़ित के सर के पास, यानी पीड़ित के सर के पास बैठ जाइए। आप क्या करके बैठ जाइए, देखिए घुटना धर के बैठा है तो आप घुटना रख के बैठ सकते हो, घुटना रख के बैठना है। ओके, फिर क्या कीजिए, इसका जो हाथ है ना वो बिल्कुल सीधा फैला दीजिए, बिल्कुल सीधा फैला दीजिए। उसके बाद इसकी मुट्ठी को आधा ही बंद कीजिए, इसकी दोनों मुट्ठियों को आधा ही बंद कीजिए। फिर क्या करना है, आधा मुट्ठी को बंद करने के बाद इसके सीने से इसकी मुट्ठी को टच करवा दो। क्या करना है, मोड़ के टच करवा दो। ठीक, मोड़ के टच करवा दिया। फिर क्या करना है, थोड़ा प्रेशर दो, थोड़ा सा प्रेशर दो। कितने सेकंड तक, 2 से 3 सेकंड तक प्रेशर दे सकते हो, 4 सेकंड भी कर सकते हो। ठीक है, 4 सेकंड प्रेशर देने के बाद क्या करेंगे, फिर इसके हाथ को सीधा उठाएंगे और इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सीधा सा नीचे पीछे की तरफ फैला देंगे। ठीक है, इस क्रिया को 1 मिनट में 10 से 12 बार आप करोगे तो इससे क्या होगा, रोगी को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, धीरे धीरे वो सांस लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अब आपको प्रोसेस समझ में नहीं आया होगा तो पीछे स्किप करके वीडियो देख लीजिए। अगर समझ में आ जाता है तो बिना थम्सअप कीजिए मत जाइएगा, थम्सअप किए। अगर समझ में आता है तो ये आपको फर्ज बनता है, अगर समझ में आ जाता है, थोड़ी सी भी समझ में आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो चैनल पे। तो चलिए अब अगले की बात करते हैं। अगला था हमारा सेपर विधि। इसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन है कि मरीज को किसके बल लेटाया जाता है, तो पेट के बल लेटाया जाता है। ओके, मैं आपको फिगर दिखा के ही समझाता हूँ। ठीक है, तो फिगर आपके सामने आ रही है, तैयार हो जाइए। ये रही आपकी एक फिगर और दूसरी फिगर ये रही। ओके, तो अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आप जान लीजिए कि इसका यूज कब करेंगे, जब पीठ में छाले निकले हों। ओके, जब पीठ में छाले निकले हों तो हम इसका यूज करेंगे, और जब हमारे सीने में छाले निकले हों तो हम उसका यूज करेंगे। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट आपके पेट के बल हम इसको लिटा देंगे। ठीक है, पेट के बल लिटा दिया।
फिर इसके पेट के नीचे हल्का पतला सा ही तकिया लगाना है, पतला सा ही तकिया लगाना है, ज्यादा तकिया लगाना नहीं, थोड़ा सा पतला सा। फिर क्या करना है, सांस देने की 2 विधि इसमें भी है, 2 मेथड करते हैं, पहला और दूसरा। पहला मेथड बताएंगे, दूसरा मेथड बताएंगे। पहले आपको करना क्या है कि इसके पैरों की तरफ घुटनों के बल लेट जाना। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, ओके पेंसिल ले लेता हूँ। ओके देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, घुटनों के बल इसकी तरफ लेट जाना है। ओके फिर क्या करना है, फिर अपने हाथ को इसके सिर की तरफ रखना है। ओके सिर की तरफ रखना है। अच्छा ठीक है, सिर की तरफ रखना है। पहले एक चीज ये जान लो कि जो इसका मुंह है ना इस तरफ नीचे को दबा हुआ है ना, ये कभी गलती मत करना इसके मुंह में, वरना मिट्टी घुस जाएगी, हवा नहीं ले पाएगा। तो पहले हमने पढ़ा था ना भी कि हमें वायु मार्ग साफ करना है, तो इससे भी वायु रोधक हो सकता है। तो हम पहले इसके मुंह को इधर कर देंगे या फिर उधर कर सकते हो, इससे वायु में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर क्या करेंगे, इसके हाथ को, अपने हाथों को इसके पीठ पर इस प्रकार रखें। देखिए यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, ये जो 4 उंगलियां है ना इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो 4 उंगलियां ना इसकी जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जुड़ी है, नीचे की ओर होनी चाहिए। और ये जो आपका अंगूठा है ना इससे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ओके, और आपको पीठ पे दबाव डालना है। पहले एक चीज और ध्यान रख लो कि इसके मुंह को खोल देना है, क्योंकि इसमें आप मुंह खोल दोगे तो आसानी होगी। ठीक है, अब दबाव डालना है। क्या करना है, अब आपको दबाव डालना है, उंगलियों को जोड़ के रखना है और अंगूठे से 90 डिग्री कोण बना के रखना है, इतना ध्यान रखना। अब देखिए इस और इस फिगर में डिफरेंस देखिए, इसने पहले हाथ को रखा है, दोबारा जब इसने दबाव को डाला है तो ये आगे की तरफ झुक गया है। तो जब हमें प्रेशर देना है तो हमें थोड़ा आगे की तरफ झुक जाना है। ओके, इससे क्या होगा कि जो उसका डायफ्राम है वो आगे की ओर दबाव, उस पे जो है आगे की ओर दबाव बढ़ेगा। किस पे, डायफ्राम पे आगे की तरफ दबाव बढ़ेगा। और इससे जो हमारा फेफड़ा है, जो उसका फेफड़ा है, सॉरी हमारा नहीं, उसका, ऐसा ना हो, जो उसका फेफड़ा है उसके फेफड़े से हवा बाहर को निकलेगी। क्या होगी, हवा बाहर की ओर निकलेगी। उसे ये 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम करना, 3 सेकंड, और 1 मिनट में मैक्सिमम 10 से 12 बार करना। ओके, करते करते आराम से फिर उसको सांस लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक करना जब तक कि वो सांस लेना स्टार्ट ना कर दे, 1 मिनट में 10 से 12 बार करना। तो अब ये आपको कैसा समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में अगले मेथड से। ओके, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो, अपना अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बेल्टर के हेलमेट का रंग होता है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन फिर से इसलिए उठा लिया, पिछले में क्वेश्चन नहीं उठाया था लेकिन इसमें उठाया हूं चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेल्टर के हेलमेट का रंग होता है भूरा। क्या होता है, भूरा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक फिगर दिखा के सब कुछ क्लियर कर देता हूं कि किसका किसका क्या होता है। देखिए इस फिगर से आपके कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखिए जो व्हाइट होता है, थोड़ा छोटा फिगर, जो व्हाइट होता है वो इंजीनियर, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स एंड फोरमैन के लिए यूज होता है। ठीक है, रेड वाला हमारा फायर फाइटर के लिए यूज होता है। ब्लू वाला हमारा इलेक्ट्रीशियन, किसके लिए, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स एंड टेक्निकल ऑपरेटर्स के लिए यूज होता है। येलो वाला जो होता है वो हमारा लेबर वगैरह, जो अर्थ मूविंग ऑपरेटर, जो जमीन पे काम करते हैं उनके लिए। ओके, हमारा देखिए यहाँ पे ब्राउन दिखाई दे रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन हमारा था कि हमारा बेल्डर कौन सा ट्यूब यूज करता है, तो ब्राउन ट्यूब यूज करता है। आप अपने अगर फिटर से कर रहे होंगे ITI टर्नर मशीनिस्ट थे, तो आपके जो वेल्डर वाले फ्रेंड होंगे वो जब वेल्डिंग करते होंगे तो ब्राउन वाला यूज करते होंगे। फॉर बेल्डर एंड वर्कर विथ हाइट हीट टेम्परेचर, जो हमारे अधिक टेम्परेचर पे काम करते हैं उनके लिए हम ब्राउन वाला यूज करते हैं। अच्छा, ग्रीन वाला कौन, जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनके लिए। और ग्रे वाला फॉर साइट विजिटर, जो हमारे विजिट करने आते हैं साइट पे, उनके लिए होता है। तो ये हमारे 7-8 क्वेश्चन इससे रिलेट करते थे। तो इसीलिए हम ऑनलाइनर क्वेश्चन लाते हैं कि जिससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाए, और ये हमें बेस्ट लगता है, इसीलिए पढ़ने में अच्छा भी लगता है, मन भी नहीं उठता, तो इसलिए हम इसको लाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि कान संबंधी सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। कान संबंधी सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, यानी हियर प्रोटेक्शन के लिए हम ईयर प्लग का यूज करते हैं, ईयर डिफेंडर का यूज करते हैं, मफ का, पैड का एंड ईयर वाल्व का यूज करते हैं। कब करेंगे, जब भी हमारा शोर 85 डेसिबल, यानी कि जो मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है, जो औसत निकाला जाता है वो 85 डेसिबल बताया गया है। 85 डेसिबल से अगर प्लस हो आता है तो हमारी जो सुनने की क्षमता होती है उसमें लॉस होने लगता है। ठीक है, तो अब हम इससे यानी कि अपने हानि को बचाने के लिए हम ईयर प्लग का वगैरह का यूज करते हैं। फिलहाल सेफ्टी में ही आता है। तो हम आपको फिगर दिखा के क्लियर करते हैं। फिगर आपको दिखा देते हैं फिर। ओके, तो ये रहा आपका फिगर। ओके, ये आपका ईयर प्लग है। अब हम पहले जानेंगे ईयर प्लग बना किसका होता है, कैसा होता है। ओके, ईयर प्लग के निर्माण के बारे में जान लीजिए। प्लास्टिक, रबड़ वगैरह, ग्लास वगैरह, इन सभी को अगर मिक्सचर कर दिया जाए तो ये हमारा ईयर प्लग इन सबके मिक्सचर से बना होता है। बड़ा ही मुलायम होता है, आप कान में अच्छे से लगा सकते हो। जैसे ईयरफोन, जैसे आप लोग तो ईयरफोन यूज ही करते होंगे, आराम से वैसे ही होता है कुछ। अच्छा, ये करता क्या है, ये जो हमारा जो भी शोर है उसको 25 से 30 डेसिबल सामर्थ्य को कम कर सकता है।
यानी कि जितने भी शोर हो रहा है तो उसको 25 से 30 डेसिबल उसके ध्वनि की मात्रा को कंप्रेस कर सकता है, छोटा कम कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तीसरा पॉइंट है कि सुरक्षा जो हमारा है वो 105 से 120 डेसिबल तक प्रदान करता है। यानी कि अगर कहीं भी 120 डेसिबल तक आवाज हो रही है, अगर आपने इसको लगा के रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा ठीक है, मदद मिलेगी। आपने ये देखा होगा, अगर आप फिटर ट्रेड के टीचर हो तो आप यूज करते होंगे, वहां पे वर्कशॉप में होगा, अगर पढ़ते हो तो वहां पे आपने अपने सर को लगाए हुए देखा होगा, वहां पे वो लगाते हैं यार, मैं तो यूज करता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला फिर इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पॉलीमर का बना होगा, किसका, अगर पॉलीमर का बना होगा तो हमारे कानों को दर्द नहीं होगा, बहुत ही मुलायम होता है पॉलीमर का, अच्छे से नर्म होता है, तो उससे हमारे कानों को दर्द नहीं होगा। ओके, फिर अगला पॉइंट है हमारा कि ये डिफेंडर भाई कितने तक सेफ्टी प्रदान करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग हेडफोन यूज करते होंगे ना, तो हेडफोन जैसा ये डिफेंडर, मफ और पैड एक सेम जैसा होता है, बस थोड़ा सा लचीलापन वगैरह में डिफरेंस होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस ये तीनों सेम ही है, एक ही चीज है। ओके, इन तीनों एक ही चीज का होता है। इसमें ये क्या करता है, पहले देख लीजिए, पहला पॉइंट, संपूर्ण कान को घेरते हैं। ये क्या करते हैं कि संपूर्ण कान को घेर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप हेडफोन लगाते होंगे तो आपके पूरे कान को ढक लिया जाता है, और उसमें आप 3D सॉन्ग लगा के, फिर तो उसका मजा ही कुछ और है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, अच्छा, करता क्या है, ये आपके 50 डेसिबल ध्वनि को कम कर सकता है, यानी 50 डेसिबल ध्वनि की मात्रा को कम कर सकता है, 50 डेसिबल। ओके, फिर क्या है, सुरक्षा जो है प्रदान करता है वो 130 से 135 से 140 डेसिबल तक प्राप्त करता है। ओके, डेसिबल तक प्राप्त कर सकता है, डेसिमल बोल गया सॉरी, तो 130 से 140 तक। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब ईयर वाल्व होता है वो अपना जनरल प्रॉब्लम अगर कहीं ध्वनि से क्रिएट होता है तो उसके लिए हम ईयर वाल्व का यूज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। तो ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। हमें लगता है कि 3-4 पार्ट में आपका पूरा सेफ्टी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे से रिविजन भी हो जाता है। ओके, तो अब हमारा क्या है कि भारतीय कारखाना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के भाग 23 के अनुसार, यानी भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन खतरनाक नहीं है। तो आपकी जो ग्राइंडिंग मशीन है वो खतरनाक नहीं है। आपका कल क्वेश्चन था कि ग्राइंडिंग मशीन में एक टूल रेस्ट लगा होता है, तो टूल रेस्ट को ग्राइंडिंग व्हील के सेंटर से कितना mm की दूरी से नीचे रखना चाहिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने mm की दूरी रखनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन है। ओके, बेस्ट से बेस्ट कमेंट रखिएगा। अगर कमेंट होते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको उसको दिखा दूंगा कमेंट, जिससे आपके कमेंट सदैव के लिए अमर हो जाएंगे इसी अगले वीडियो के साथ। ओके, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि ग्राइंडिंग व्हील जो होती है, जो भी आपकी ग्राइंडिंग व्हील होती है, उसकी सेंटर से और टूल रेस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। ओके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक उपचार दिया जाता है, तो ये अस्थायी और तुरंत देखभाल के लिए दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको उठा लिया। हमें थोड़ा ऑप्शन समझ में नहीं आया तो इसलिए उठा लिया, समझ में आया फिलहाल, लेकिन आपको थोड़ा देखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। ओके, फिर क्या है, अनिश्चित व दुखद परिणामों वाली अनजाने में हुई घटना क्या कहलाती है, तो ये दुर्घटना कहलाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कि कृत्रिम श्वसन यंत्र क्या है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि अभी आपको बताता हूँ कृत्रिम श्वसन यंत्र क्या होता है। तो कृत्रिम श्वास देने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो कृत्रिम श्वसन यंत्र कहलाते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर में डिफरेंस जान लीजिए। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब कृत्रिम श्वास और आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर मतलब कृत्रिम श्वसन, इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में 4 टाइप से होते हैं, एक आपका सिल्वेस्टर हो गया, एक आपका सेफर हो गया, एक लैबार्ड हो गया। ओके, तो आपका एक सिल्वेस्टर हो जाता है, एक सेपर हो जाता है, एक लाबोर्ड विधि हो जाता है, और एक चौथा जो आपका आता है वो आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर आता है। तो ये आपका टाइप एक प्रकार का, ये आपका एक प्रकार का यंत्र है। कभी भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अगर आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेटर मत समझना, और अगर रेस्पिरेटर आता है तो रेस्पिरेशन मत समझना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डाउट मत रखना, इसीलिए मैं इसको लाया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो मैंने कहा ये डाउट क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक कर्मचारी की इंडिविजुअल मोशन क्या कहलाती है, एक कोई वर्कर है उसकी इंडिविजुअल मोशन क्या कहलाती है, तो गति विश्लेषण का अध्ययन इंडिविजुअल मोशन का अध्ययन हमारा गति विश्लेषण में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की डिजायर्ड क्वालिटी, यानी उत्पादन की जो आप मन चाहा जो क्वालिटी चाहते हो उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या आवश्यकता होता है। तो आप भी कहीं अगर मान लीजिए कहीं भी आप अगर फैक्ट्री में काम करते होंगे तो जो आपका मालिक होगा अगर वो मनचाहा वस्तु चाहता है तो वो निरीक्षण करने जरूर आता होगा। तो इसलिए आप मनचाही वस्तु अगर चाहते हैं तो आप उसको देखते रहिए, वरना सामान गड़बड़ बन सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कि वह निरीक्षण जिसमें प्रत्येक निर्मित उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है,
वह निरीक्षण जिसमें प्रत्येक निर्मित उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है तो वह हमारा 100% निरीक्षण कहलाता है। निरीक्षण के कई प्रकार टाइप्स होते हैं, सब लाएंगे। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जनक, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आजकल कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। हर प्रकार 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हम कर नहीं पाते। तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जनक कौन होता है, तो हमारा जो होता है फेडरिक विंजलो टेलर जी होते हैं। तो ये आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इनकी डीओपी भी निकाल सकते हो, इनकी जीवन परिचय भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो पीडीएफ आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गए थे कि आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लाए थे, कल भी लाए थे, आज भी लाए हैं। तो उस मोटिवेशनल थॉट को पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं क्या क्या लाए हैं हम आज के लिए, आपके लिए बेहतर लाए कि नहीं लाए। ओके, तो आपके लिए एक लाइन है कि रुकना नहीं कभी तो थक हार के, निरंतर संघर्ष से रहेंगे सपनों को सवार के। ओके, तो आप अपने इस लाइन से ये मतलब है कि रुकना नहीं तो कभी तो थक हार के, यानी लॉकडाउन में आप रुकना नहीं, पढ़ाई करते रहना, अपने जो अपने सपने हैं, आपके अपने सपने उनको संवार के रखना। यानी कि आपने एनपीसीआईएल इसरो का फॉर्म भरा है तो आप ये नहीं कि आपके पास बुक नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है, बुक पास नहीं है, बुक दूर रखी हुई है, नोट्स भी दूर रखे हुए हैं। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो अपने संघर्ष करते रहेंगे और अपने सपनों को गिरने नहीं देंगे, बिल्कुल ही ऊंचाई तक जाएंगे, बिल्कुल ही नौकरी लेके ही मानेंगे, विदाउट नौकरी के नहीं। हमने बोला था ना कि बी ए बॉस ऑफ फिटर थ्योरी, यानी कि हम एक फिटर थ्योरी के बॉस बनने जा रहे हैं। बस 2 दिन में बॉस बना नहीं सकते, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, अगर आप 3-4 साल में नहीं बन पाए तो 10 दिन में बन नहीं जाओगे। बस जुड़े रहिए, बना एक टाइम ऐसा आएगा आने वाले कुछ दिन जिसमें हम आपको बी ए बॉस ऑफ फिटर थ्योरी कह सकते हो अपने आप को, तो आपको फिटर थ्योरी का बॉस बना देंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।